गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कल का वीडियो अगर देखे होगे तो वहाँ तक पाए होगे कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर में टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ी हुई थी। अभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 टाइप की यूनिट सेल दिख रही हैं। ठीक है, कल मैंने बता दिया था आपको कि जो छठी यूनिट सेल है ये आउट ऑफ सिलेबस है बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसका डिस्कशन सबसे आखिरी में होगा। ठीक है, हम लोग इसके बाद, क्योंकि यूनिट सेल के बारे में जान गए हैं, एक बार फिर से आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, अब ये हैं क्या? सिंपल सेल, सिंपल क्यूबिक सेल जो होती है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, आयन होते हैं, वो क्यूब के कॉर्नर पर फिक्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड में क्यूब के सेंटर पर होते हैं, जहाँ पर डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, यानी इस पोजीशन पे आप पार्टिकल को पाओगे। ठीक, इसी तरह से फेस सेंटर्ड में क्या होगा, जो फेस होगा फेस के सेंटर पर इस तरह से ऑक्यूपाइड होगा कि आधा अंदर होगा और आधा क्यूब के बाहर होगा। इंड सेंटर्ड में भी वही होगा, कोई अल्टरनेट 2 फेस होंगे जिन पर वो 2 एटम होंगे, आधे अंदर और आधे क्यूब से बाहर। और एज सेंटर्ड पे, ए सेंटर्ड पे इस तरह से किसी भी एक एज पे पार्टिकल होगा। तो हमने कल बात की थी कि अगर एज की बात करेंगे तो एज को कितने क्यूब मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक एज से कितने क्यूब टच करते हैं, तो बोला गया था कि 4 क्यूब होते हैं। मतलब हम लोगों ने कल एक पॉइंट ये जरूर पढ़ लिया था कि किस एटम का कहाँ प्लेस होगा, कहाँ उसकी लोकेशन होगी और उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को एक बार से फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा एटम कहाँ पर होता है और इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसकी यूनिट सेल में, उसको यूनिट सेल बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे लोकेशन, लोकेशन ऑन यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल में क्या लोकेशन है और कंट्रीब्यूशन, भागीदारी कितनी है, कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब अगर हम लोगों ने बात की है कॉर्नर की, तो कॉर्नर की अगर बात कर रहे हो तो कॉर्नर पे आप जान रहे हो कि जो कोई क्यूब है, क्यूब पे किस तरह से पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक, तो कल बात हुई थी कि एक क्यूब का कोई कॉर्नर अगर होगा तो उसको कितने क्यूब और क्या कर सकते हैं, उससे अटैच हो सकते हैं। एक क्यूब ये हो ही गया इस कॉर्नर से, एक क्यूब क्या होगा इसके ऊपर भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, इसी तरह से एक क्यूब इसके बगल भी होगा। ये सारे क्यूब जो होंगे, कुछ क्यूब ऐसे होंगे जो इसके आगे भी होंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोगों ने कल देखा जा किया था कि जब कंट्रीब्यूशन निकाल रहे थे तो सबसे बड़ा क्यूब एक बना लीजिए और इसी में हम लोग सारे कंट्रीब्यूशन को देख लेंगे। ठीक है, एक क्यूब, लेकिन आपसे अगर कल का वीडियो आप देखोगे तो उसमें ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हो तो कॉपी और पेन हाथ में रखिए और साथ में जैसा जैसा टीचर कहता जा रहा है वैसा वैसा उसके साथ साथ आप भी करते रहें, क्योंकि जब डायग्राम बन के तैयार होता है तो देखने से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर बना दिया जाए तो फिर बनाने पर क्या होता है, वो समझ में आने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। देखो, अब इस यहाँ से टच करा दो, इसको यहाँ से टच करा दो और इसको सामने से टच करा दो। ठीक है, तो देख रहे होगे कि 4 4 8 क्यूब दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो 8 क्यूब हैं इनमें से किसी एक क्यूब के कॉर्नर पर मान लो यहाँ पर हम एटम को रख देते हैं, तो आप देख रहे हो एक एटम को कितने लोगों ने टच करके रखा हुआ है, 8। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर पर कोई एटम अगर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में, 1/8 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बारे में कल ही डिस्कशन हो चुका है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट आता है किस पे, बॉडी सेंटर पे। अगर बॉडी सेंटर की बात की जाए तो बॉडी सेंटर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि उस सेंटर में आप किसी क्यूब के सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो उसको कोई और टच ही नहीं कर सकता, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसी क्यूब में अंदर होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है फेस सेंटर पे। तो एक क्यूब का कोई जो फेस होगा उस फेस को कितने और क्यूब टच कर सकते हैं। अगर आप देखो तो भाई अगर ये फेस है तो इसको क्या होगा, एक और क्यूब टच कर लेगा, जब एक और क्यूब टच करेगा तो क्या होगा, वो एटम 2 के साथ पार्टिसिपेशन कर सकता है। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में उसका जो पार्टिसिपेशन होगा कितना होगा, 1/2 होगा।
इसी तरह से इंड सेंटर में हो जाएगा। और चौथा पॉइंट है एज। एज के सेंटर पर अगर एटम होगा तो कोई एक एज की ले लो, आप इस एज को ले लो, ठीक है। अगर इस एज की बात करते हो तो इस एज को ये वाला क्यूब जो इसके पीछे था, फिर ये वाला, ठीक है, ये दोनों ऊपर वाले क्यूब हो गए और ये दोनों नीचे वाले क्यूब हो गए। ये चार मिलके क्या कर रहे हैं, उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर एटम यहाँ पर है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में वो कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक। ये बड़ा सीधा सा रूल है। फिगर अगर सही बन गया होगा तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। फिगर इसलिए बहुत ध्यान से बनाइए और बहुत सही फिगर बनाइए। जब फिगर सही बनाओगे तो आपको आसानी से क्लियर होगा ये कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया, कंट्रीब्यूशन आपको याद हो गया, उसके बाद करना कुछ है ही नहीं। अब आगे हम लोग क्या करना है, टाइप ऑफ यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वगैरह कैसे होती हैं, उनमें कितने एटम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करनी है। देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसको भी। फिगर आपके सामने दिख रहा होगा। इस फिगर में क्या है कि एक स्पेस लैटिस आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक स्पेस लैटिस दिख रहा है। ये जो स्पेस लैटिस है इसकी खासियत क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें एटम को दिखाया गया है, ठीक है। इस एटम, अगर आप देख रहे हो फिगर को, तो उस फिगर में एक येलोइश एरिया है। वो जो येलोइश एरिया है वही क्या है, यूनिट सेल। जैसा कि शुरुआत में ही आपने देख लिया हुआ था कि हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या लिखा था, द 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, रिपीटिंग अरेंजमेंट टू फॉर्म अ स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। वो छोटी से छोटी इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्त होने पर एक क्रिस्टल जालक यानी द्विक जालक का निर्माण होता है, उसी को हम स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी मीडियम में भी आप समझ लीजिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक। तो अब ये जो यूनिट सेल हो गई, यूनिट सेल आपको बहुत क्लियर कट इसमें दिखाई पड़ रही है, ठीक है। मेरा ये फिगर दिखाने का यही मतलब था कि आप यूनिट सेल को देख लें, समझ लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्फेयर मॉडल भी आपको दिखाई पड़ रहा है। स्फेयर मॉडल जो है वो सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का है। इसमें आप देख सकते हो कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो कॉर्नर के एटम है वो आपस में टच कर रहे हैं और कॉर्नर के एटम ही मिलकर क्या बना रहे हैं, यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जबकि बॉडी सेंटर्ड में बीच में एक एटम आ गया जिसकी वजह से जो कॉर्नर के एटम थे उनके बीच में थोड़ा स्पेस हो गया है, ठीक है, यानी कुछ चेंज आ गया। और फेस सेंटर्ड में फेस पर एक एटम आता है जिससे कॉर्नर के एटम के बीच में स्पेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज़ अगर आप सुन ले रहे हैं तो इसको आगे हम लोग यूज़ में जब लाएंगे तो आपको आसानी होगी इस फिगर को देखते वक्त, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगली जो यूनिट सेल है, जो अगला फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में भी यही चीज़ दिखाई जा रही है कि देखिए एक क्यूब है, इसमें एक बड़ा क्यूब है जिसमें एक छोटे छोटे 8 क्यूब है, ठीक है। इन 8 क्यूब में बीच में एक सेंटर पे रेड कलर का क्या कर रहा है, एटम रखा हुआ है। ये एटम आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि उससे आप समझ सकें कि एक रखा हुआ कॉर्नर का जो एटम है जिसके बारे में अभी बात की गई थी, तो वो कॉर्नर का एटम जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। इसी तरह से फेस सेंटर्ड के लिए भी लिखा हुआ है और बॉडी सेंटर्ड के लिए भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए, इन फिगर्स को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि इसी तरह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग क्या करना है कि जैसे कि बात हो चुकी है कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, तो हम लोगों ने बोला था कि 5/6 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहली यूनिट सेल जो है इसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। यूनिट सेल बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं SCC, ठीक है। अब ऐसे ही लिख रहे हैं आगे। इसमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल are arranged at the corner of the cube is known as simple cubic unit cell, only the corner of cube, ठीक है। अभी जो फिगर आपने देखा था वो लगभग ऐसा ही था ना, तो इसमें एटम इस तरह से साइड से अरेंज है, दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है, जैसा भी फिगर है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए बोर्ड में बनाना इतना आसान नहीं होता। कुल मिला के अगर सामने से देखो तो ये दिख रहा है कि इस तरह से एक क्यूब फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए आप। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ये क्यूब बना लिया और क्यूब के कॉर्नर पर एटम्स को अरेंज कर दिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एटम से क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि क्यूब से एटम बन रहे हैं। क्यूब पहले बन जाता हो फिर बाद में एटम उसके कॉर्नर पर आकर अरेंज होते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एटम से ही क्यूब का फॉर्मेशन होता है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। ऐसा ना कर सोचना कि जो है पहले क्यूब बन जाता होगा और बाद में कॉर्नर पर एटम अटैच होते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं, नहीं तो फिगर तो ऐसा ही होना चाहिए था हमारा,
ठीक। तो ये जो है एटम दोनों एक दूसरे टच कर रहे हैं, बना नहीं सकते, इस वजह से ऐसा बनाया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है कि कॉर्नर पर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है निकाला जाता है, जेड, नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं जेड। जेड इक्वल टू कितना होगा, तो इसमें लिखा क्या जाता है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, लिखा जाता है कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, एटम नंबर ऑफ एटम, पहले तो होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऐसे लिख लीजिए, इन यूनिट सेल इनटू कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर बाई पर एटम। ठीक है, हर एक एटम द्वारा कितना कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होगा, कितना एटम हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन कितना आया 1 है। यानी यहाँ पर सिंपल क्यूब में कितना एटम हो सकता है, एक एटम हो सकता है। कितना एटम, सिर्फ एक एटम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगर पूछा जाए कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इसमें कितने हैं, टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो जहाँ जहाँ पर एटम रखा गया है वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, लैटिस पॉइंट है। तो कितने लैटिस पॉइंट है, 8 लैटिस पॉइंट है। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कितने लैटिस पॉइंट है, 8 लैटिस पॉइंट है। अब अगली तरफ अगले क्यूब पे चल रहे हैं। अगला क्यूब कौन सा है हमारा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सेंटर्ड क्यूबिक BCC। ठीक है, ये कैसा होगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, वो जो क्यूब है वो इस तरह से हो जाएगा। बीच में भी एक एटम होगा। अगर इस तरह से बनाया जाता तो बीच में एक एटम होता और सेम साइज के एटम जो होते वो उसके किनारे किनारे होते। अब जब सेम रेडियाई का एक एटम बीच में आ गया तो ये दूसरे को स्फीयर टच कर पाएंगे, नहीं टच कर पाएंगे, किसी कीमत पे टच नहीं कर सकते। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो हो गई वो इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो इंक्रीज़ कर गई। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम यानी जेड, तो जेड इक्वल टू कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन, टोटल 8 एटम है लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है। ठीक, प्लस बॉडी सेंटर पे कितना एटम है, एक ही एटम है, उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना है 1 ही है, एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 + 1 यानी कितना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पर कितने एटम होंगे, टोटल 2 एटम होंगे। कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में क्या है कि फेस सेंटर्ड की बात कर लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी ये समझ लो फेस सेंटर है, इसके पीछे भी एटम होते। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एटम होता, और जब यहाँ पर एक एटम होता तो ये भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते थे, ये भी क्या होते, एक दूसरे से दूर होते। यही हाल इस फेस पर भी होता, यहाँ पर एक एटम होता जिसकी वजह से क्या होता कि ये भी एक दूसरे से दूर होते। ऐसा करके एक पूरा सा कॉम्बिनेशन हो जाता। सामने वाला फेस आपको दिख रहा है, सामने वाला फेस क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है। इसको अगर ढंग से बनाएं हम, सामने वाले फेस को ढंग से बना दें तो कैसा होगा कि एक एटम ये, और फिर ये इसका टॉप व्यू है। अगर ऊपर से देखा जाए, जब इसमें फेस पे है एटम, सभी फेसेस पे एटम है। ठीक है, सभी फेसेस पे एटम है। ये फ्रंट वाला हो गया, ये बैक वाला फेस हो गया, ये बैक वाला हो गया, ये फ्रंट वाला हो गया। ध्यान से देखोगे तभी समझ पाओगे। अगर खुद से बना रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखो। पहले क्यूब बना लिया, क्यूब बनाने के बाद क्या हुआ, कॉर्नर पे आप एटम रखो। कॉर्नर पे एटम रखने के बाद अगला काम ये करो कि आप फेस तो देख ही रहे हो ना, कितने फेस है, 6 फेसेस हैं। उन 6 फेसेस पे सेंटर पे पार्टिकल को रखने का प्रयास कीजिए। जब आप सेंटर में पार्टिकल रख लोगे तो क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बन चुका होगा। अब इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो कौन कौन से होंगे, कह रहा है जेड इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कितने कॉर्नर पर एटम, 8, इनका कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। ठीक, उसके बाद अगला आइटम कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है, उसके फेस पर है, फेस पर भी सेंटर पर है। कैसे है, आधा अंदर और आधा बाहर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 होगा। कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, इंटू 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। कितने आइटम हो गए फेस पर, टोटल 4 एटम्स हो गए। बात क्लियर हुई। इस तरह से हम लोग FCC में नंबर ऑफ एटम्स निकाल पा रहे हैं। ठीक, ये इतना पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हुआ। अब बच रहा है इंड सेंटर्ड क्यूबिक और
एज सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है और एज सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। लेते हैं एज सेंटर्ड की, ठीक है, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, ईसीसी का लिया, ईडीजीसी से। चलिए तो ये क्यूब बना लिया जाए। ठीक, एक क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद कॉर्नर पर आइटम रखिए, सभी कॉर्नर पर आइटम रख दिए जाए, सभी कॉर्नर पर आइटम हो गए। अब देखो एज दिख रही है, कितनी एजेस हैं यहाँ पर, हम लोगों ने कल काउंट की थी कितनी, 12 एजेस हैं, ठीक है। सभी एज के सेंटर पर आइटम को आपको पुट करना है, ठीक है। और वो जो आइटम होगा वो सेम रेडियाई का होगा, जो कॉर्नर पर है उसी रेडियाई का आइटम आपको सेंटर पे भी पुट करना है, एज के सेंटर पर भी पुट करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सभी कॉर्नर पर जिस जो आइटम आपने रखा है उसकी जो भी साइज है उसी साइज का आइटम आपको उसकी एज पर भी रखना होगा, और एज के किस पे, सेंटर पर रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे आइटम्स को पुट कर दिया है, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, देखा जाए कॉर्नर पर 8 इंटू 1/8 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस एज पर कितना है 12 एटम्स, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/4, तो 1 + 3 = 4, ठीक है, लगभग एफसीसी के ही बराबर आ गया, ठीक है। इसी तरह से इंड सेंटर्ड की अगर बात करो तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होगी उसमें क्या होगा कि जो भी आपका यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ कोई दो अल्टरनेट फेस, कोई भी दो अल्टरनेट फेस, आप समझ लीजिए कोई भी दो, यानी एक अगर ये है तो अगला ये होना चाहिए, इसको छोड़ के या इसको छोड़ के, इसको छोड़ के या इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के या सामने वाले फ्रंट को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसी को कहा जाएगा अल्टरनेट, या आप ऐसे कर लो कि भैया दो सामने वाले फेस, चाहे कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे आइटम होंगे उसके सेंटर पर होंगे, तो दैट इज नोन एज इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो यहाँ पर भी सेम वही बात आ रही है कि 8 इंटू 1/8 ये कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस फेस पर, तो फेस पर दो ही पर, क्योंकि और 4 फेस क्या है, वैकेंट है, सिर्फ 2 फेसेस पे 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 2 आ गया। आप देख सकते हो कि ये जो एज सेंटर्ड है ये किसके बराबर इसमें आइटम है, एफसीसी के बराबर, और इंड सेंटर्ड में किसके बराबर है, बीसीसी के बराबर है। तो कभी कभी इसीलिए आपके बोर्ड में आप बुक्स में देखो तो जल्दी से कहीं कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, तो ना मिलने का यही एक कारण है। एक पॉइंट और यहाँ पर, इससे पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिंग में कितने टोटल लैटिस पॉइंट होंगे, लैटिस पॉइंट कितने होंगे वहाँ पर अगर आप काउंट कर रहे होगे तो कॉर्नर पर 8 लैटिस पॉइंट प्लस एक उसके सेंटर पर 9 लैटिस पॉइंट होने चाहिए। इसी तरह से फेस सेंटर्ड पर अगर आप देखो तो कॉर्नर पर 8, ठीक है, और उसके बाद सारे फेस को अगर मिलाया जाए तो 6 और लैटिस पॉइंट, तो 8 + 6 = 14 लैटिस पॉइंट हो गए। यहाँ पर कितने लैटिस पॉइंट हैं आप जान रहे हैं, अब इसको अगर तुम देख रहे हो तो जनरल आइडिया तो आपको लग गया होगा लैटिस पॉइंट कैसे काउंट कर रहे हैं, कैसे काउंट कर रहे हैं, जितने भी वहाँ पर एटम रखे हुए हैं दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट, वही सारे क्या हैं लैटिस पॉइंट हैं। तो अगर एज सेंटर्ड की बात की है तो एज सेंटर्ड में कितने लैटिस पॉइंट, 8 तो कॉर्नर पर हो गए, ठीक है, 8 किस पर हो गए, कॉर्नर पर हो गए, और 12 किस पर हो गए, 12 किस पर हो गए, एज पर हो गए। तो टोटल कितने लैटिस पॉइंट हो गए, टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए, 20 लैटिस पॉइंट हो गए, ठीक है ना। कितने लैटिस पॉइंट हो गए, 20 लैटिस पॉइंट हो गए। इसी तरह से अगर इसकी बात करो तो 8 + 2 हो गया, 10 लैटिस पॉइंट हो गए। लैटिस पॉइंट की जो ज़रूरत है अभी आगे पड़ेगी, जो हम लोग इन्हीं फिगर्स को 2 डायमेंशनली दिखाएंगे। जब 2 डायमेंशनली इस फिगर को दिखाओगे तब आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर लैटिस पॉइंट के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल और कितने टाइप की यूनिट सेल होती है। हाँ यही बात सही है कि अभी हम लोगों ने डीसीसी छोड़ के रखी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना डीसीसी हम लोग एकदम क्या करेंगे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या है आउट ऑफ सिलेबस है, लगभग आउट ऑफ कंपटीशन भी है, ठीक है, वो जेई मेंस वगैरह में ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर अभी कोई ज़रूरत हम लोग को है ही नहीं, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है कि कितनी भी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। अब एक चीज़ तो और आप देख ही रहे होंगे कि चाहे कितनी भी एटम हो लेकिन फिर भी एक खाली जगह जिसे हम क्या बोलते हैं वाइड बोलते हैं,
एक इम्प्टी स्पेस होता ही होता है एटम्स के बीच में। तो वो इम्प्टी स्पेस क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल वाइड। ठीक है, वाइड, VOID, वाइड। ठीक, देखा जाए इसको भी कर रहे हैं हम लोग वाइड की। देखिए, मान लीजिए कि एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है, बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लो। और इसमें ये पहली लेयर थी, इसके बाद दूसरी लेयर। ठीक है, सपोज करो कि एटम्स को सामने सामने सेट किया गया है। ठीक है, एक लाइन पे एक जो है लीनियर चेन बनाई गई है। ठीक है, एकदम पैरेलल। तो क्या होगा, क्या इसमें जो है देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पर एक वैकेंट प्लेस है। ठीक है, एक खाली जगह है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइड कहते हैं। ठीक है, दैट एम्प्टी प्लेस इज नोन एज वाइड। या तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, और या तो एक और दूसरा अरेंजमेंट आपको दिखाया जा सकता है कि वो एक अरेंजमेंट मिल जाए। देख रहे हो ना, इस चीज़ को आप लोग देख पा रहे होगे मेरे ख्याल से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अब और अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो कुछ वैकेंट प्लेस दिख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप के। अगर इसको ध्यान से अगर देखें, ढंग से बना हुए, तो ऐसा बन रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि एटम सारे एक ही रेडियाई के हो, तो वैकेंट प्लेस आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइड कहते हैं। वाइड जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना के अनुसार। कैसी संरचना है? जैसे यहाँ पर देखो संरचना कैसी है, 3 कोण बन रहे हैं ना, तो कैसी संरचना? त्रिकोणीय है। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गया, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक,